बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है अफ़साना और मेरा अफ़साना। और आज इस गुफ्तगू के लिए मैं साथ मौजूद हूँ जनाब डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ साहिबा की। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त नियत फरमाया। डॉक्टर मैंने इसलिए कहा कि कहीं आप माइंड ना करें कि आपको डॉक्टर नहीं कहा, वरना तो हम तख्लीक़कारों को डॉक्टर के बगैर ही उनके नाम से बुलाते हैं। और बहुत खुशी है इस बात की कि आपने तहक़ीक़ व तनकीद के साथ साथ अफ़साना, शायरी सबको साथ रखा हुआ है। और आज की जो गुफ्तगू है वो आपकी अफ़साने की किताब के बारे में है। इस जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम गुफ्तगू ये करते हैं कि जो अफ़साना क्या है और मेरा अफ़साना क्या है। मकसद उसका ये है कि अफ़साना जो अब तक पहुँच आया उसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक उसका उसलूब है और एक उसमें जो फ़िक्र या मौज़ूआत बयान किए गए हैं वो है। मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ रहे, हमारे दौर तक आ गए, हमारे मुआसिर भी बहुत से हैं। इसी तरह जो असलीब है वो भी मुख्तलिफ़ रहे, हमारे दौर तक आ गए और हमारे दौर में भी मुतनव्वे असलीब वाले लोग जो है वो मौजूद हैं। तो एक अफ़साना लिखने वाले की हैसियत से, अफ़साना पढ़ने वाले की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि उसलूब के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से आपका अफ़साना अफ़साने के उस पूरे माहौल में किस जगह पर है? ये मैं दर्जे की बात नहीं कर रहा बल्कि प्लेस की बात कर रहा हूँ कि किस एरिए में वो आता है। लेकिन उससे पहले आपकी किताब का जो सरवर्क है वो मैं अपने दोस्तों को दिखा दूँ। ये है जनाब, और उन्वान है इसका एक बेख़ाब दोपहर का फ्लैशबैक। जनाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो आपका भी शुक्रिया, आपने इदारा उर्दू में मदऊ किया और मैं आपके इस प्रोग्राम की और इस चैनल की मुस्तकिल कारी हूँ और मुझे खुद सीखने को और समझने को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। जहाँ तक अफ़साने की बात है तो आप खुद उर्दू के उस्ताद हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक जो ज़ेर बहस रही है बात वो रही है कहानी की, कि कहानी क्या है और अफ़साना क्या है और ये आपस में कैसे मुनफरिद है। और हमारे जो नक़ाद हैं उन्होंने कहीं न कहीं इसको डिफ़रेंशिएट या इसको मुनफरिद करने की कोशिश की है कि कहानी वो है जो वक़ूए पर मबनी है और हमारा जो अफ़साने का शुरू है, अफ़साने की रवायत के हवाले से वो सारा कहानी पर या वक़ूए पर मुश्तमिल है। सारे तरक्की पसंद जो हैं वो वक़ूए पर मुश्तमिल कहानियाँ लिखते रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं 60 की दहाई में, तो हमें एक अलामती जो अंदाज़ है या हम ये कहना चाहिए कि कहानी को अफ़साने बनाने का रुझान जो है वो 60 की दहाई में नज़र आता है। जो मेरा सफ़र है अफ़साना लिखने के हवाले से वो भी कहीं इनके दरमियान में ही है। ज़ाहिर है कि सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि आप कहानी को कम्युनिकेट कर सकें, आप कहानी सुना सकें जो बात है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा सिर्फ़ कहानी सुना देना या वक़ूआ बता देना अहम नहीं है। आपने उसको सजाना है, उसको आरास्ता करना है, अलामत के ज़रिए से, तशबीह के ज़रिए से, जुमले के ज़रिए से, ये सारा कुछ। तो मैंने फिर यही कोशिश की कि मतलब उतना नहीं रहने देना जितना ज़िंदगी में है, बल्कि उससे बढ़कर कुछ आर्ट उसमें शामिल करके फिर आपको बताना। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं देखती हूँ या मैं देखती हूँ कि मैंने किन लोगों से असरात कबूल किए या ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मैं सख्त किस्म की मुतासिर हुई, उनकी तरह लिखने की कोशिश की, तो वो 60 की दिहाई के लोग हैं। इनमें से 2 नाम, वैसे तो बेशुमार नाम है लेकिन 2 मैं इस वक्त लेना चाहूँगी। एक सुरिंदर प्रकाश है और एक खालिदा हुसैन है। ठीक है। मैं समझती हूँ कि जो जदीद अफ़साना है उसको समझने के लिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस के लिए ये दोनों लोग जो हैं वो बहुत अहम है। अगर आप अलामती अफ़साने लिखना चाहते हैं तो सुरिंदर जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई और लिख सकता है। तो ये दोनों एक तरह से मेरे उस्ताद रहे अफ़साने में और मैंने इनकी पैरवी करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता मैं कामयाब हो सकी या नहीं। उसमें बहुत कुछ असर है। हाँ, फिर उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं या फ़िक्शन निगार हैं, मुझे हमारे एक उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की थी कि अगर आपने अच्छा लिखना है तो किसी न किसी को रोल मॉडल ज़रूर बनाओ, यानी उसको पैरवी करने के लिए, ताकि आप उसको देख सकें, उसकी पैरवी कर सकें। तो उसमें एक जो कंटेम्प्रेरी है उनमें आसिम भट्ट साहब हैं। मैंने उनके फ़िक्शन को बगौर समझने की कोशिश की है, वो कैसे कहानी बनाते हैं और मैं उनसे मैं मुतासिर रही हूँ फ़िक्शन के हवाले से। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर मुझे प्लेस करना हो या कहीं पर मुझे दर्जा देना हो तो मैं इन लोगों के दरमियान में मतलब ये वो है, यानी जिसे आप कैसे कहते हैं कि यानी इलाका है। हाँ। जिस इलाके में आपका अफ़साना मौजूद है, आपके ख्याल में उसलूब के एतबार से भी और फ़िक्र के एतबार से। ठीक है। तो जदीद अफ़साना भी आपने कहा, तो क्या जदीद अफ़साना जो है वो फ़िक्र की बुनियाद पर होता है या उसलूब की बुनियाद पर होता है? क्योंकि मामलात तो वही हैं। अच्छा सर, बात ये है कि फ़िक्र जो है वो सालों से एक जैसी ही रहती है, मतलब कहानी तो वही है ना।
वो कहानी मुंशी प्रेमचंद भी लिख सकते हैं, कृष्णचंद्र भी लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं बलराज मेहरा के यहाँ या सुंदर के यहाँ नज़र भी आती है। सिर्फ कहानी को जो रंग देना है या उसको ट्विस्ट देना है वो उसको अलग बना देता है। तो इसका मतलब है फिर तो आप इस बात को ना मान रहे हुए कि नया ज़माना जो है वो नए पेचीदगियों को साथ लेके आता है। हाँ। और ये हम कहते रहते हैं ना, हाँ। कि प्रेमचंद के ज़माने में जो है मामलात और थे, फिक्र के इंसान के साथ और मामलात थे, नए जदीदियत वाले कहते हैं कि और आ गए, फिर माँ बाप जदीदियत आ गए। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि माहौल बदल गया है, तो इस वजह से सब कुछ बदल गया है। लेकिन आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि फिक्र एक जैसी होती है, सिर्फ उसलूब की बुनियाद पर चीज़ें नहीं होती जाती। देखिए डॉक्टर साहब, प्रेमचंद के यहाँ भी तबकात का मसला जो है वो मेजर, उसके अफसानों में मेजर एक मसला था, तबकाती तकसीम का। क्या अभी भी वो मसला मौजूद नहीं है? वो मसला मौजूद है, ठीक है। इसी तरह एक हम कहानी लिखते हैं, मोहब्बत की कहानी, चलिए फ़र्ज़ करें मोहब्बत की कहानी पहले भी लिखी जाती थी, वो आज भी लिखी जाती है, ठीक है। आसिम भट्ट ने अभी एक नावल लिखा है उस पर। तो इसका मतलब ये है कि जो कहानी का जो दायरा है या उसका जो मरकज़ है वो बदलता नहीं है। उसमें एक हीरो होगा, हीरोइन होगा या विलन होगा, उसकी जो जगह है वो तब्दील हो सकती है, लेकिन उसमें रंग जो है वो उसलूब भरता है, वो उसकी पेशकश। ये तो आप हैरत अंगेज तौर पर वो बातें कर रहे हैं जो मैं करता रहता हूँ। अच्छा। और लोग मुझसे इख्तिलाफ भी इस पे करते हैं कि मतलब मेरे ख्याल में जो आर्ट है वो तो सिर्फ उसलूब का नाम है, क्योंकि जो फिक्र है वो तो आपके ज़माने का हर आदमी जो है उसके पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। ख्वाब उस पर बात कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन वो सोचता तो है, महसूस तो करता है। आम आदमी भी करता है, डॉक्टर इंजीनियर भी कर रहा है, कानूनदान भी कर रहा है, वकील भी कर रहा है, बिजनेसमैन भी कर रहा है, वो उन पेचीदगियों को में तो है। देखिए कहानी छोटे बच्चे भी सुनाते हैं, जब वो स्कूल से वापस आते हैं वो अपने पूरे दिन की रुदात। ये बहुत अच्छी बात किया। लेकिन एक आर्टिस्ट में और उस बच्चे की कहानी में फ़र्क असलूब का ही है, फ़न का है, कि उसके पास वो क्राफ्ट है, उसके पास वो तरतीब है जिससे उस कहानी को करता है। कभी वो इख्तिताम से आगाज़ कर देता है, कहीं वो दरमियान से बात ले लेता है, कभी वो ऐसी सरसरी सी बात कर देता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो कैसे वो मोल्ड करके पेश करता है, तो ये आर्टिस्ट का काम। अच्छा, तो कितने अफसाने इस किताब में शामिल हैं जिन लोगों तक ये किताब नहीं पहुंची हुई? इसमें कोई 22 के करीब अफसाने हैं, और इसमें जो अहम बात है या मुझे लगता है कि शायद जो थोड़ी सी मुनफरिद है कि इसमें असलूब या फ़न के हवाले से हर टेक्निक का अफसाना है। इसमें ख़त का टेक्निक इस्तेमाल की गई है, इसमें डायरी की टेक्निक इस्तेमाल की गई है, इसमें कुछ अलामती अफसाने हैं, कुछ सादा बयानी के अफसाने हैं, यानी कि जितनी भी अभी तक हमारे यहाँ राइज टेक्निक्स हैं उन सब का कोई ना कुछ ना कुछ फ्लेवर जो है वो इन अफसानों में जो है मौजूद है। ठीक है, तो इससे क्यों ना ये समझा जाए कि आपने सिर्फ टेक्निकों को इस्तेमाल करने के लिए अफसाने लिखे हैं, अगर कोई ये कहे तो। नहीं, गलत होगा। अच्छा, ऐसा है कि क्योंकि पिछले दिनों हमने बात की, यानी मैं अमजद तुफैल साहब से, ज़ाहिर है वो भी बड़े हमारे उस्तादों की तरह हैं, अफसाना लिखने वाले, अफसाने पर लिखने वाले, तो उनका ख्याल है कि जो ये जो तकनीकें हैं, जो पढ़ने वाला है उसको इनसे कोई बहुत ज़्यादा गर्ज नहीं होता, ये नकात का मसला है सिर्फ कि कितनी तकनीकों में लिखा, किस तरह से करके लिखा। पढ़ने वाले के लिए कहानी का इम्पैक्ट जो है वो बुनियादी चीज़ है। ठीक है। लेकिन लिखने वाले की हैसियत से फिर आप क्या समझते हैं कि इतनी तकनीकें इस्तेमाल करने का मकसद उस इम्पैक्ट को ही बनाना है, यानी मुख्तलिफ तरीके से बनाना उसको? हाँ, ऐसा है जैसे कि जो ख़त वाले जो अफसाने हैं, मुझे उनमें लगा कि शायद अमूमन ये होता है कि जब हम ख़त की टेक्निक में कुछ लिखते हैं तो वो आपकी ज़ातियात से ज़्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें मैं का सीगा आ जाता है वो सारा कुछ। तो मुझे लगा कि अच्छा अगर किसी और टेक्निक में हो तो ये कैसा लगेगा, तो मैंने दूसरी टेक्निक में भी उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो जो ख़त में आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा, तो वो ख़त की सूरत में शाया हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है, दो इसमें बातें, एक तो ये कि आप कितना उसको किस टेक्निक में पुरअसर बना सकते हैं, एक तो ये लिखने वाले के लिए अहम है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टेक्निक में कोई भी बैरूनी मदद नहीं ली गई होती, यानी वो आप पर वारिदी ऐसी हुई होती है। अच्छा। मुमकिन है कोई अफसाना अपने इख्तिताम से ही शुरू हुआ हो, फर्ज करें आपने यहाँ पर ऐसा कोई जुमला बोल दी और उसके जरिए से एक कहानी या अफसाना बन जाए, तो मुमकिन है कि उस पर नहीं किया, लेकिन वो टेक्निक बन गई, वो ऐसे ही बन गया। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम फ़न की बात कर रहे हैं तो फ़न तो वही अच्छा होता है जिस पर मेहनत की जाए और जिसकी कांट चांट की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर। आप हैरत अंगेज तौर पे अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़माना जो है ना, यानी नए आदमी से ये अगर पूछा जाए तो वो इस बात को बहुत कम मानता है या इसकी तरफ कम माइल है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है या बहुत ज़्यादा इसको कोई रगड़ना, परखना, मांझना, जैसे ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना, कि बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये तो है, आर्ट तो रियाजत के बगैर नहीं है। जितना आप बारीकी में जाते हैं, असल में तो मुलायम करने की बात है।
जितना आप उसे नफासत की तरफ लेके जा सकें। सर आपने जो बड़े नावल हैं उर्दू के, वार एंड पीस है, दोस्तोयेव्स्की के नावल हैं, आपको पता चलेगा कि वो उतने बड़े-बड़े नावल भी कई दफ़ा लिखे गए हाँ, हैं। ऐसे वार एंड पीस टॉल्स्टॉय ने कई दफ़ा लिखा है। ऐसे करामत ज़फ़र के शुरू में अब तो वो छप गया है जिसमें उसने वो नक्शा हाँ, बना के रखा है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो किसी बढ़ई या मिस्त्री से कम काम नहीं करते थे, कैसे वो चीज़ों को जोड़ते थे और वो सारा कुछ। तो फ़नकार तो दरअसल ये ऐसे ही काम है, इसी तरह का, तो आसानी तो नहीं है इसमें। तो मतलब कोई भी आप चीज़ जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ख़ास तौर पे, एक तो तख्लीक है ना, अभी शायरी का मामला फिर भी थोड़ा सा और है, लेकिन उसमें भी खैर बहुत कुछ है। या मतलब है कि एक तो आप यानी बेसाख्ता एक बात कर देते हैं तो कभी कभार तो वो हो जाती है, लेकिन अगर आप बाकायदा कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो काम नक्शे से ही शुरू होता है। वो गैर महसूस हो, वो गैर मरई हो, वो आपके जहन में हो, वो कहीं पे हो, लेकिन बहरहाल वो सारी लवाजमात पूरे तो करने पड़ते हैं। आपका कोई ऐसा टुकड़ा अफसाने का जो आप पढ़ के सुनाएं ताकि पता चले कि आपका जो लिखने का उसलूब है, ये जो भी आपने फरमाया, जो आपका पसंदीदा हो या जिस पे आप समझें कि आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उसमें लिखने वाले के तौर पर। जी। अच्छा, ये इसी अफसाने के नाम से ये किताब भी है, एक बेख्वाब दोपहर का टाइटल का अफसाना है। जी जी, टाइटल का। आज दोपहर के वक्त जब मैं खाने के बाद आंखें बंद किए पड़ी थी तो मेरे पास एक शख्स आया और मुझे उठाकर कहने लगा, उठो, वक्त आ गया है इनकलाब लाने का। कैसा इनकलाब? कौन हो तुम? अरे ये मैं हूँ, तुम्हारी बगावत, तुम्हारा इनकलाब। मुझे पहचाना नहीं तुमने? कब से तुमने मुझे दराज में बंद कर रखा था? मैंने उसे गौर से देखा। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था जो गर्द से अटा हुआ था। कोट जगह जगह से फट चुका था। टाई की नॉट ढीली होकर नाफ तक पहुँच रही थी। चेहरे पर मैल जमी हुई थी। फ्रेंच कट दाढ़ी और बाल बिखरे हुए थे, मगर उसकी आवाज़ बहुत जानदार और मजबूत थी और उसकी बदहाली से मैल न खाती थी। भाई, कौन सा इनकलाब? मैं नहीं जानती तुम्हें, जाओ यहाँ से। चला जाऊँ? उसने आंखों में बेयकीनी और आंसू भरकर कहा तो मेरा दिल पसीज गया। भाई, जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तो कैसे बिठाऊँ तुम्हें? एक वक्त था जब तुम पूरा दिन मेरे साथ रहती थी, रात सोने से पहले मुझे अपने तकिए के पास रखती थी। बकवास नहीं करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानती तुम्हें। अरे वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबें, वो तारीख़ी और तहज़ीबी शऊर, जदीदियत और साख्तियाती मबाहिस, औरतों के हकूक़, जदीद इल्मी और अदबी थ्योरियाँ, इनकलाबी अखबार, वो जलसे जुलूस, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दौरे, बड़े बड़े इल्मी और अदबी प्रोफेसर, फ़लसफ़े की बातें, इनकलाबी ख्वाब, वो मैं ही तो था, तो वो तुम थे। अच्छा, तो ये बहुत सही। यानी आपने पर्सोनिफाई कर दिया उसको, इनकलाब को और बगावत को। जी, बगावत को। इनकलाब तक तो चलो ठीक है, बगावत को जब आपने पर्सोनिफाई किया है तो बगावत तो मुअन्नस है, आपने उसे मर्द में क्यों पर्सोनिफाई किया? अच्छा, आपने उसको बगावत कह दिया, लेकिन मैंने उसको इनकलाब ही कहा है। आपने बगावत कहा है, मैं हूँ तुम्हारी बगावत और इनकलाब। हाँ हाँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक इस बहुत तरह के ज़्यादा थपेड़े जो हैं वो मर्दों के हवाले ही कर देने चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा मेल का इसमें ज़्यादा डोमिनेंसी है बगावत और इनकलाब में, अगरचे कि औरतों का भी हाथ है, तो शायद इसलिए मेरे जहन में जब बगावत इनकलाब का तस्वुर आता है तो उसमें मर्द पहले आता है। हाँ, ये देख रहे, ये कंस्ट्रक्ट जो है ना, क्योंकि बड़े इनकलाबी लीडर भी मर्द ही रहे हैं हमारे यहाँ। ऐसे ही है, लेकिन जब हम करते हैं, देखिए ना, बगावत है तो वो यानी अखवा फूटता है, फिर वो बड़ी होती है, फिर वो होती है, तो उसको भी जोड़ा जा सकता है, औरतों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और हमारी जो तहजीबी रिवायत है उसमें जो बड़े बड़े बागी हैं, यानी मैं जो हमारी मिथ्स हैं या जो हमारी कहानियाँ हैं या जो हमारे लेजेंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात, तो हीर का कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी जो किताब हमारे पास आती है ना, तो हमारी तो औरत बागी है। अच्छा, उसमें ये भी है कि मैंने इस अफसाने में कन्फ्लिक्ट दिखाना था कि जब कोई औरत इनकलाब या बगावत पर एक्टिव होती है तो बाद में जब उसकी जो ग्राउंड, जो ज़मीनी जो हक़ाइक़ है उनसे वास्ता पड़ता है तो कैसे वो घर के मसाइल में उलझ जाती है, बच्चों में उलझ जाती है। तो दरअसल अफसाने की थीम ऐसी थी कि वो ये दिखाना भी इस हवाले से ज़रूरी था। ये बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन आप समझते हैं कि ये वैसे मुआशरे का ये यानी आप ख़राब पहलू नहीं है क्या कि औरतों को यानी इस तरह की जिम्मेदारियों में डालकर, या फिर अगर मतलब आपके अफसाने पढ़ लेगा औरतें 2-4 पढ़ लें तो उनको पहले ही पता चल जाए कि बाद में जब यही होना है तो हम ना करें इनकलाब और बगावत, ये भी मैसेज नहीं जा सकता इससे? अच्छा, डॉक्टर साहब, होता ये है कि पता सबको ही होता है
कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सब लोग ज़िंदगी को एक ही पैटर्न पे गुजारते हैं इसके बावजूद। अच्छा। तो लेकिन मेरे अफ़सानों में ये है कि इसमें कहीं कोई ख़ास फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं रखी है मैंने। उसमें मेरे किरदार मर्द और औरत दोनों के हैं और दोनों ही बराबर हैं मेरे लिए। तो उसमें मैंने कोई नारा बुलंद नहीं किया इस हवाले से। फेमिनिस्ट और यानी फेमिनिस्ट अप्रोच रखना भी कोई मसला नहीं है और ना रखना भी कोई मसला नहीं बिल्कुल है, ऐसे। ठीक है ना। ज़ाहिर है ये ज़रूरी नहीं कि हर औरत फेमिनिस्ट हो हाँ। और ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, नहीं मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव राइटर के तौर पर जब मैं किसी किरदार को देखती हूँ तो मुझे किसी औरत मर्द किरदार से भी उतनी हमदर्दी होती है जितनी कि किसी औरत किरदार से होती है। यानी फेमिनिज्म से निकल कर ये जेंडर स्टडीज़ की तरफ चला जाता है मामला। हाँ, हाँ। कि हर एक को अपनी अपनी जो जगह है उस पर रख कर देखना चाहिए। तो आइंदा जो आपके फ़िक्शन के मंसूबे हैं उसमें कहीं नावल भी आता है? अच्छा, मैं ना इस बात से बहुत डरती हूँ मैं डरती इसलिए हूँ कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा नावल लिखे जा रहे हैं और अगर हम क्वालिटी वाइज देखे जाएं तो वो रेशो कम बनेगी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये ऐलान कर देना कि मैं नावल लिख रही हूँ, ये मुझे लगता है कि खतरे वाली बात है। हाँ नहीं, ऐलान की नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब जो आपका फ़िक्शन का रास्ता है होता है ना कि अपना यानी आप सोचते हैं कि किसी वक्त जाकर ये एक रास्ता भी है। ज़ाहिर है अब मैं यानी आपके कहने से ये तो नहीं होगा कि अभी आप कह दें और बाद में ना लिखें तो कुछ होगा, वो तो नहीं है। लेकिन जो करीब मंसूबे होते हैं, ये मैंने इस वजह से भी कहा कि बहुत सारे मामलात जो हैं, मसलन ये जो अभी आपने कहा कि आपके ज़माने में जो लोग लिख रहे थे, सुरेंद्र प्रकाश हो या खालिदा हुसैन, जो आपको पसंद आए तो आपने चाहा कि मैं भी इसी तरह से लिखूं। तो इस ज़माने में चूँकि नावल जो है वो एक डोमिनेंट सिंफ के तौर पर फिक्शन की जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो इस वजह से यानी ऐसे में हमारे शायर जो हैं वो भी पलट कर नावलों की तरफ मुतवज्जो हो गए। तो उसमें ज़ाहिर है इंसान के जो तख्लीकी मामलात हैं उसका भी अमल दखल होता है, लेकिन सिंफ का इंतखाब बहुत हद तक खारजी मामलात की वजह से भी होता है। तो इस वजह से मैंने पूछा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में जो नावल का तस्वुर है ना वो अभी तक थोड़ा सा क्लासिकल है। ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी कोई नावल लिखे तो एक बड़े स्पैन पे लिखे। ठीक है। उसका मकसद बड़ा हो, उसका मैसेज बड़ा हो। अगर आपने 100-150 सफ़े या 200 सफ़े का नावल लिखना है तो वो मुझे कोई इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि बड़ी सिंफ है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी, यानी आदमी के पास कुछ बन जाए। ऐसा यानी कहने को लिखने को एक रियाजत के बाद और कुछ इकट्ठा करके, जैसे आपने कहा ना कि एक होमवर्क है उसका पूरा। बड़े नावल जो हैं वो बड़े होमवर्क करके लिखे गए। तो छोटी सी बात कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा नावल निकाल रहे हैं, मैं तारड़ साहब को कहूँ तो तारड़ के जो 2-3 नावल गज़ाल शब या खसो खशाक ज़माने हैं, तो उनके पीछे एक पूरा मैसेज है, एक मकसद है, एक पूरा बड़ा स्पैन है। तो अगर कभी मैं लिखना चाहूँगी तो मैं ऐसा कोई नावल लिखना चाहूँगी जिसके लिए मैं समझती हूँ कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। दूसरा ये है कि मुझे अफसाना लिखना ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि नावल से ज़्यादा मुश्किल काम है। 6-7-8 सफ़े में आपने अपने फ़न के पूरी सारे लवाज़मात इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी बात को सामने पेश करना है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो अभी इसी पर कायम रहे। चलिए आखिरी सवाल हम इस पर करते हैं कि अभी बहुत से अपने दोस्तों से मैंने ये बात पूछी और हम ये मुसलसल कर रहे हैं, आपसे भी पूछते हैं कि आपके ख्याल में जो अफसाना है वो नावल के मुकाबले में दब रहा है कुछ फी ज़माना? अच्छा, ये इस साल से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं इसका इस बात में इसका जवाब होता, लेकिन इसी साल और पिछले साल के एंड में कुछ अफसाने की कुछ बड़ी अच्छी किताबें जो हैं वो सामने आई हैं और उनमें मज़े की बात ये है कि उसमें वो सारी ख़वातीन, मोस्टली उसमें ख़वातीन। नाम लीजिए कुछ ताकि जैसे एक फारिया अरशद है, उनका तो खैर मेरे काफ़ी पुराना है लेकिन वो इतने अच्छे अफसाने हैं कि उनका इम्पैक्ट अभी भी है। फिर ज़ोया हसन की किताब आई, फिर हफीज़ तबस्सुम ने अफसाने लिखे और फिर इस तरह 3-4 नाम और भी, यानी कि 3-4 किताबें बैक टू बैक अफसाने की आती रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका एक रिवाइवल, शायद ये लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा पहले मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका रुझान अफसाने का है। उसकी वजह ये है कि जब पे दर पे नावल आए तो उनकी तरफ से जो मायूसी हुई तो मुमकिन है कहीं ना कहीं दोबारा अफसाने की तरफ जो है वो हम उसको रुजू करें। यानी मजबूरी तौर पर ये हम कह सकते हैं कि इस रॉ में या सेशन में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वाक़ईतन अगर किसी ने होमवर्क करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब हमारे पास मिर्ज़ा अतर बेग साहब के नावल है, ठीक है ना, वो पूरा एक बनाते हैं फ्रेम है, हर नावल का एक फ्रेम है पूरा, आपको नज़र आता है कि वो बनाया गया है, उसके बाद फिर उस पर चीज़ उस्तवार की गई है। तो अगर वो पूरा सोचता है कुछ इस तरह से तो वो करे, लेकिन हमें सिर्फ फैशन में या सिर्फ इस वजह से कि आलमी एक रॉ चली हुई है तो उसी में हम भी लिखते चले जाएं, तो हमें दस्तकश नहीं होना चाहिए अपने अफसाने की उस रिवायत से
जो हम मौजू के एतबार से और उसलूब के एतबार से बहुत कुछ अच्छा बना चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कि हम ये समझते हैं शायद कि नॉवल लिखना कोई बड़ा कारनामा है, नॉवल निगार होना ये बड़ा तो समझते हैं। कारनामा, हाँ। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अपने फ़न में, अपने क्राफ़्ट में अफ़साना उससे ज़्यादा मुश्किल है, पेचीदा है, और एक अच्छा अफ़साना लिखना भी मुश्किल है। फिर आप ये भी देखें कि कितने अच्छे अफ़साने जो हैं हमारी जो, अगर हम अफ़साने की रवायत पे देखें, मंटो के, बेदी के, गुलाम अब्बास के, हमें उनके नाम याद हैं, जी। उनके डायलॉग याद हैं, उनके किरदारों के नाम याद हैं। उतने शायद हमें अपनी नॉवलों के नाम और किरदार या उनकी कहानियाँ नहीं याद होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हम पर अफ़साना ज़्यादा असरअंदाज़ भी होता है। तो ठीक है। उसकी तरफ रुझान देना ज़्यादा बेहतर है। फिर ये कि टेक्नीक वाइज़ भी हमारे यहाँ अफ़साने की ज़्यादा रुझानात मौजूद हैं, टेक्नीक के हवाले से भी। जी। तो हम मुख्तलिफ़ टेक्नीक पर उसके तजर्बात करते भी आ रहे हैं, मज़ीद भी कर सकते हैं। ऐसे। तो अफ़साने के पास ये गुंजाइश ज़्यादा है नॉवल के हवाले से। लेकिन जो इसमें एक ये भी है कि जो जिन तकनीकों की बात आप कर रहे हैं, जिनको आपने इस्तेमाल भी किया, इनके बारे में भी ये भी कहा जाता है कि इन तकनीकों की वजह से जो अफ़साने का कारी है, वो अफ़साने से भाग गया था। इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब, हम ये जानते हैं कि जो अदब आलिया है या अदब का कारी है, वो हर शख्स नहीं होता। हमें पता है कि हमारे मुल्क की जो लिटरेसी की रेट है वो क्या है, ठीक है? और उसमें आप देखें कि अदब को पढ़ने वाले कितने लोग हैं, शायद वो 10-15% होंगे। तो जो अदब का कारी है वो लाज़मी पढ़ेगा, चाहे आप जितना भी उसको मुश्किल दे दें, वो पढ़ना चाहेगा, क्योंकि उसकी ज़ाहिर है कि जो अदब पढ़ने वाला है या अदबी किताब को उठाने वाला है, इसका मतलब ये है उसकी ट्रेनिंग हुई है अदब को पढ़ने की। लेकिन वो तो बहुत कम है, हाँ। बहुत ही कम है। मुझे भी लगता है डॉक्टर साहब कि ना, 1-2 चीज़ें हैं। एक तो या आप पॉपुलर लिखें और रसालों में छपें, तो आपके पास एक वसी जी, जी, हाँ। वो तो रीडर एक जो है दूसरा, यानी वो इलाका ही दूसरा है। मिलेगा। अगर ऐसा लिखना है, अगर आप कारी को देख हाँ, कर या देखिए। पढ़ाने के लिए लिखना चाहते हैं, फिर आप वो लिखें। ठीक है। लेकिन अगर आप अदब लिखना चाहते हैं, तो फिर कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर आप कारी की तरफ ना देखें, हाँ। फिर इस पे यकीन रखें कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है, हाँ। ये ठीक है, और इसका पढ़ने वाला खुद ब खुद इसको ढूँढ लेगा। ऐसे। तो चलें, आपके तवस्सुत से, आपकी किताब के तवस्सुत से हमने आपके अफ़साने के बारे में भी और ओवरऑल जो उर्दू अफ़साना है उसकी सूरत हाल के बारे में भी बहुत अच्छी बातें की, और आपको बारे दिगर इस किताब की मुबारकबाद। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।